Hello friends, welcome to 4D Education Hub. Today we have with us Miss पारुल भालेकर. पारुल ने रिसेंटली जो FCI का एग्ज़ाम हुआ था वो क्लियर किया है. तो आज इस वीडियो में हम पारुल से डिस्कस करेंगे उनकी जर्नी के बारे में, क्या उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रही, कैसे उन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया, ये सारी चीज़ें हम लोग पारुल से डिस्कस करेंगे. वेलकम पारुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर क्लियरिंग दिस एग्ज़ाम. तो पारुल, थोड़ा सा आज हम लोग आपकी प्रिपरेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे ताकि हमारे व्यूअर्स को हेल्प मिले और वो एक आइडिया ले पाएँ कि किस तरीके से आपने ये एग्ज़ाम क्रैक किया, राइट. तो पारुल, जस्ट लेट्स स्टार्ट विथ योर इंट्रोडक्शन. थोड़ा सा ब्रीफली अपने बारे में बताइए. ओके, सो मैं भिलाई से बिलोंग करती हूँ एंड मेरी स्कूलिंग BSP सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 7 से हुई है. देन मेरा ग्रेजुएशन BSc कंप्यूटर साइंस है जो कि मैंने सेंट थॉमस कॉलेज से किया है. एंड उसके बाद मैं प्रिपरेशन उसकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की. तो आपने BCom किया, राइट? नहीं, BSc किया कंप्यूटर साइंस. कंप्यूटर साइंस में, ओके. कब कंप्लीट किया था पारुल आपने ग्रेजुएशन अपना? सर ये 2018 में. 2018 में, ओके. फिर उसके बाद मैं MSc करने का सोच रही थी. बट मेरा ध्यान फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम मतलब प्रिपरेशंस पे से चले गया. देन मैं सर फिर उसके बाद जब कोविड आ गया तो मैंने प्रॉपर बैंकिंग की प्रिपरेशंस चालू कर दी थी. मतलब आपने आई थिंक 2019 एंड से स्टार्ट किया था, राइट? तो आपने फर्स्ट एग्ज़ाम्स अपने 2020 में दिए? यस. ओके. तो कुछ एग्ज़ाम्स आपके क्लियर हुए थे FCI के पहले, और भी कभी आपने कोई मेंस या इंटरव्यूज़ फेस किया है? यस सर. 2020 में जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उस टाइम मेरे प्रीलिम्स क्लियर हुए थे. एंड मेरा RRB PO का मेंस भी क्लियर हुआ था. अच्छा. फिर मैंने उसका इंटरव्यू भी दिया था बट वो कुछ मार्क्स की वजह से फिर प्रॉपर पूरा ऐसे सिलेक्शन नहीं हो पाया. देन आफ्टर मैंने अप्रैल 2021 में 4D ज्वाइन किया. फिर उसके बाद मैंने यहाँ के गाइडेंस से फिर मैंने आगे की प्रिपरेशंस कंटिन्यू की. तो मेजरली आप बैंकिंग एग्जाम्स की ही प्रिपरेशन कर रहे थे? यस. ओके. अच्छा पारुल, क्या आपका रूटीन रहता था, डेली रूटीन? कितने आवर्स आप पढ़ाई करते थे डेली, वो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए. हाँ सर, सुबह तो मैं बहुत जल्दी नहीं उठ पाती थी. लाइक 7 o'clock तक मैं उठती थी. एंड देन फ्रेश होके कभी कभार मैं घर से ही न्यूज़पेपर पढ़ के आती थी. अदरवाइज़ मैं यहाँ पे ही आके पढ़ती थी एंड वही मेरा स्टार्ट होता था सुबह से. अच्छा, आप मॉर्निंग में यहाँ इंस्टीट्यूट आ जाते थे? यस. मैं 9 o'clock यहाँ पे आ जाती थी. एंड देन फिर मैं यहीं पे पढ़ती थी शाम के 6-6:30 तक, और कभी कभी 7:30 तक भी रुक के हम लोग पढ़ाई की. अच्छा, मतलब सुबह 9 बजे से शाम को अराउंड 7 o'clock तक आप लोग मतलब यहीं पे इंस्टीट्यूट में रहते थे? ओके. ऑलराइट. तो देखो पारुल, जनरली ये देखा जाता है कि स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि वो इतने लॉन्ग आवर्स तक कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, राइट? तो आप कैसे इतनी देर तक बैठ के कॉन्स्टेंटली पढ़ पाते थे? सर, सबसे अच्छी बात ये कि 4D ने ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया है यहाँ पे कि यहाँ पे ग्रुप स्टडीज़ हम कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैं फ्रेंड्स लोगों के साथ बैठ के ग्रुप में पढ़ाई करती थी. कभी कभी डाउन हुए हैं मैं और मेरे फ्रेंड्स भी, बट हम सब एक दूसरे को चीयर अप करके देन पढ़ाई करते थे. तो फिर अच्छा, हाँ यार, राइट. मैंने देखा है कि आप लोग का एक अराउंड 6 to 7 फ्रेंड्स का एक सर्कल था, तो आप लोग ग्रुप में बैठ के पढ़ते थे. तो राइट, तो ऐसा होता होगा कि कोई अगर डीमोटिवेट हो रहा है तो बात कर लिए फ्रेंड्स से, थोड़ा सा गप्पे मार लिए, तो वो मूड फ्रेश हो जाता है, राइट? ओके. अच्छा पारुल, तो जैसे आप लोग अराउंड 8 to आई थिंक 10 hours यहाँ पे बैठ के पढ़ते थे, तो क्या एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ते थे या सारे सब्जेक्ट्स डेली पढ़ते थे? कुछ इस तरीके से प्लान किया था आपने? हाँ सर, एक्चुअली एक दिन में तो एक नहीं, बट हम सारे सब्जेक्ट्स को हर दिन पढ़ते थे. बिकॉज कोई भी सब्जेक्ट को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है. तो सभी सब्जेक्ट्स मतलब आपने कुछ ऐसा टाइम डिवाइड कर लिया था. तो फिर हम वैसे ही पढ़ाई. अच्छा. और आपका बेसिकली शुरू से मतलब कोई एक सब्जेक्ट ऐसा था जो आपका स्ट्रॉन्ग है या कुछ वीकनेस आपकी थी, तो वो भी थोड़ा सा हमें बताइए. सर, रीजनिंग मेरा स्ट्रॉन्ग रहा है, तो वो उसमें मैं फुल मार्क्स लाने का बहुत ट्राई करती थी एंड अच्छे मार्क्स आ जाते थे. एंड सर, मैथ्स मेरा वीक रहा है, बट यहाँ 4D ज्वाइन करने के बाद मैंने उस पर काफ़ी इम्प्रूव किया है. एंड
तो सर यहाँ के टीचर से मुझे बहुत हेल्प मिली है और जो मेरे डाउट्स क्लियर होते थे यहाँ पे एंड तो मैंने क्वांट्स पे काफ़ी तो क्वांट्स आपने मतलब चैप्टर वाइज पहले पढ़ के इम्प्रूवमेंट लाया या कुछ ही चैप्टर्स पे फोकस किया या सारे चैप्टर्स, मतलब क्या रहता था क्वांट्स, कैसे इम्प्रूवमेंट सर यहाँ पे क्वांट्स तो मैंने पूरे चैप्टर्स पढ़े हैं बट फिर मैंने खुद में एनालाइज़ किया कि मेरा कौन सा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, देन मैंने उस पर और ज़्यादा वर्क किया और एग्ज़ाम में मैं उन्हीं क्वेश्चंस को उन्हीं टॉपिक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देती थी क्वांट्स में ऐसा। हाँ राइट, बिकॉज अगर आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत इजी हो जाता है। राइट, मुझे पता है कि मेरे ये 4-5 टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं तो मैं पहले वही क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। तो यही आप भी करते थे। ओके। अच्छा, FCI को ध्यान में रखते हुए आपने कुछ अलग से स्पेशली कुछ स्पेसिफिक प्रिपरेशन की है, क्योंकि आप शुरू से बैंकिंग पे फोकस रहा है आपका? FCI मेरा फर्स्ट ही अटेम्प्ट है एंड इसके लिए मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश में तो जैसा बैंकिंग ही था वैसे ही मैंने किया है, बट एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो जाता है GS, जिसके लिए भी मुझे यहाँ के टीचर्स ने और कुछ मेरे फ्रेंड्स ने मुझे समझाया एंड बुक मतलब उन्होंने मुझे सजेस्ट की थी, तो वो सब से भी मैंने प्रिपेयर किया। अराउंड कितने मंथ्स लगे आपको GS अपना FCI के पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर करने में? सर प्रीलिम्स के पहले तो मैंने सिर्फ 1 महीना ही पढ़ी थी एंड देन फिर जब प्रीलिम्स हो जाने के बाद मेंस के लिए मैं थोड़ा पढ़ती थी। सर करंट अफेयर्स में डेली बेसिस पे पढ़ती थी बिकॉज वो हमको बैंकिंग में भी हेल्प करता है, तो मुझे करंट अफेयर्स FCI में भी बहुत हेल्प किया था बिकॉज रीसेंट का ही पूछा गया था और वो मैं पढ़ ही रही थी। ओके, तो करंट अफेयर्स आपका स्ट्रॉन्ग था तो वो एक चीज़ आपको हेल्प की? यस सर। हाँ। अच्छा, ओवरऑल FCI का पेपर कैसा था पारुल? मतलब जैसे बैंकिंग के आप एग्जाम्स देते आए हैं, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बैंकिंग का लेवल काफ़ी टफ हो गया है, तो FCI का लेवल कंपैरेटिवली इजी था या वैसे ही था एग्ज़ाम? सर FCI का एग्ज़ाम बैंकिंग के कंपैरिजन में काफ़ी इजी था। ओके, ऐसा एंड हाँ सर, क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा ऐसे टफ नहीं थे। लाइक रीजनिंग मैंने फुल अटेम्प्ट्स किए थे, मैथ्स में भी जो मेरे अटेम्प्ट्स थे वो एक अच्छे ही अटेम्प्ट्स थे, लाइक एवरेज अटेम्प्ट्स। ओवरऑल कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए थे? ओवरऑल क्वेश्चंस 120 थे बट मैंने 80 अटेम्प्ट्स किए थे। 80? ये मेंस की आप बात कर रहे हैं? यस सर, ये मेंस की। ओके। अच्छा पारुल, कोई एक ऐसी चीज़ आपने इतने समय आपने 2-3 साल इस प्रिपरेशन में दिए हैं, तो कोई चीज़ ऐसी है जो आपको लगता है कि ये एक चीज़ है जो मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प की है एग्ज़ाम क्रैक करने में, या सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव कोई एक स्ट्रेटजी या कोई एक चीज़ रही है आपकी प्रिपरेशन में? ये सर जो मुझे मॉक टेस्ट के बारे में पता चला था, जो मुझे 4D आने के बाद ही पता चला है, उसके पहले मैं मॉक टेस्ट नहीं देती थी, तो फिर मॉक टेस्ट ने मुझे बहुत हेल्प किया है। मैं डेली ही प्रीलिम्स के मॉक्स लगाती थी बिकॉज़ मुझे ऐसा था कि अगर प्रीलिम्स क्लियर होगा तो मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा ऐसे, तो मैं प्रीलिम्स के मॉक लगाती थी और मॉक टेस्ट मुझे इंस्टीट्यूशन से ही प्रोवाइड किए गए थे। उसके अलावा मैंने एक अदर मॉक टेस्ट लिया था बस। ओके, तो मतलब जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे तभी से आपने मॉक्स देना स्टार्ट किया या एक बार पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन की फिर मॉक्स स्टार्ट किए? सर जब मैं सेल्फ प्रिपेयर कर रही थी तो मुझे मॉक टेस्ट का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो मुझे मॉक टेस्ट के बारे में कोचिंग आने के बाद ही पता चला है एंड देन ही मैंने स्टार्ट किया। और मतलब जैसे ही आपने कोचिंग ज्वाइन किया उसके बाद से आपने फिर मॉक टेस्ट देना भी स्टार्ट कर दिया एंड उससे ही बहुत इम्प्रूव हुआ है। ओके। एंड जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप 2-3 टेस्ट सीरीज लेके फिर अलग अलग टेस्ट दे रहे थे। ओके। ऑलराइट पारुल, तो लास्ट में कुछ एक मैसेज आप हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि अपने गोल्स को लेके हमेशा हमें कंसिस्टेंट मतलब प्रिपेयर करना चाहिए एंड एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए एक्यूरेसी बहुत इम्पॉर्टेंट है सर। अगर आप एक्यूरेसी मेंटेन करेंगे तो फिर पेपर अच्छे से क्लियर होते हैं एंड कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, तभी फिर आप। हाँ, आई गेस कि एक ये कॉमन मैसेज जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स रहे हैं सबका ये रहा है, क्योंकि ये ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो थोड़ा सा पेशेंस मांगते हैं। मतलब बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि 3 महीने 6 महीने में एग्ज़ाम क्लियर हुआ। जनरली एक एवरेज स्टूडेंट को 1 से 1.5 साल 2 साल भी लग जाता है।
तो कंसिस्टेंटली अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं और अपने आप को मोटिवेटेड रख रहे हैं तो दैट हेल्प्स अ लॉट, राइट? ओके, थैंक यू पारुल, थैंक्स अ लॉट फॉर द टाइम। थैंक यू सर। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है। आपके जो भी फीडबैक्स हैं, कमेंट्स हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।